अब चलिए हम लोग आज फिजिक्स की ये फार्मूला सिद्ध करते हैं। बोल रहा है फार्मूला में कि उत्तल लेंस में सूत्र की स्थापना कीजिए। फिजिक्स का फार्मूला है, हालांकि हम लोगों ने फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, बाकी जो और फिजिक्स है उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन हमें डायरेक्ट बच्चों की डिमांड पर ये क्वेश्चन कराए हैं कि सर उत्तल लेंस का जो फार्मूला है लेंस का उसको सिद्ध कर दीजिए। तो हम लोगों ने आज उसको डायरेक्ट लेकर आ गए हैं। जो अगर दिक्कत हो ज़्यादा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो दिक्कत है उसको उस पर हम फिर वीडियो बना दें या फिर हम उस कमेंट में आपको जवाब दे दें। चलिए आज शुरू करते हैं, सिद्ध करते हैं कि उत्तल लेंस में सिद्ध करना है। उत्तल लेंस में हमें सूत्र की स्थापना करना है। सूत्र क्या है? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, जो कि बहुत बार 10वीं क्लास के एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लेकर आए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप केवल बोर्ड पर देखते रहिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हद तक उत्तल लेंस में इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक उत्तल लेंस बनाना होगा। और आप उत्तल लेंस जानते हैं कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों तरफ तो क्या हो, पतला हो लेकिन बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जिसके दोनों ओर क्या हो, पतला हो और बीच में मोटा हो। जैसे मान लेते हैं एक लेंस है, ये सोल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हम एक लेंस बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हालांकि और आप बना रहे हैं, आप थोड़ा बड़े से बनाइएगा। ये एक उत्तल लेंस बना रहे हैं हम। मानते हैं एक उत्तल लेंस है जिसके दोनों तरफ क्या है, पतला है लेकिन बीच में मोटा है। इस उत्तल लेंस के कम ले बहुत का इस उत्तल लेंस के बीच में क्या होगा, बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र। अब ये प्रकाशीय केंद्र कैसे हम लोग मान लेते हैं, उसका भी नियम है। अगर आप लोग कहीं फिजिक्स पढ़े होंगे तो सर आपको बताए होंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसके बीच में एक प्रकाशीय केंद्र O होता है, और इस प्रकाशीय केंद्र O से जो गुजरने वाली एक रेखा होती है, इस तरह से, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रधान अक्ष कर दीजिए या मुख्य अक्ष कर दीजिए। इसमें ये प्रधान अक्ष को भी किसी नियम के तहत बनाया जाता है, हम उतना नहीं बता रहे क्योंकि हमको डायरेक्ट सूत्र सिद्ध करना है। इस प्रधान अक्ष पर एक बिंदु होता है जो कि फोकस होता है, क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। इसको हम लोग बड़ा जोड़ करते हैं। और देखिए यहाँ एक फोकस है, हम अब जानते हैं कि लेंस में दो फोकस होता है और दो वक्रतक त्रिज्या भी होता है। इसको मान लीजिए F, इसको मान लीजिए F1, फिर यहाँ वक्रतक त्रिज्या को हम लोग कहते हैं 2F। 2 कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 2F2, 2F1। देखिए इसमें आप जानते हैं कि एक ऐसी रेखा बनाने के लिए, एक ऐसी लेंस बनाने के लिए हमको एक चाहिए वक्रता केंद्र। उसी एक वक्रता केंद्र को हम लोग कहते हैं क्या, 2F। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसका अर्थ है कि अगर हमको R निकालना है, R का होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या का होगा, फोकस दूरी के दुगुना होगा, इसलिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना हम कर दिए हैं। आप देख लीजिए, अब डायरेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से। आपको इसको सिद्ध करने के लिए आपको अनंत और 2F के बीच एक बिंब रखना है। किसके बीच? अनंत और 2F के बीच। चलिए हमने एक बिंब रख दिया, अनंत और 2F के बीच लंबवत एक बिंब रख दिया है, जिसका नाम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। चलिए हम देते हैं इसका नाम A और B। ये भी एक बिंब है जो अनंत और 2F के बीच है। इस बिंब से हम दो प्रकाश किरण भेजेंगे, और आप याद रखिएगा सभी प्रकाश किरण भेजने का कुछ ना कुछ नियम होता है। एक किरण भेजते हैं हम इस प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर। चलिए एक किरण हम लोग भेजते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, जो कि यहाँ से आया और यहाँ से ये कहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा और ये फोकस होकर गुजर जाएगा। चला क्या, ये किरण हो गया। एक आप जान रहे हैं कि एक उत्तल लेंस है, इसलिए एक किरणों का करेगा कोण के ये झुकाकर एक रंग भेजता है, यानी कि जितनी भी प्रकाश किरणें इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी उसको यहाँ से, यानी कि वो क्या है, मुख्य अक्ष, वो क्या है, प्रकाशीय केंद्र से सभी किरण झुक करके कहाँ से, मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगा। फिर एक और किरण भेजेंगे हम कहाँ से, डायरेक्ट, तो वो इस क्या है, प्रकाशीय केंद्र से डायरेक्ट भेजेंगे हम। एक और किरण भेजते हैं प्रकाशीय केंद्र से, जो कहाँ जाकर काटेगा इस किरण को, मान लेते हैं यहाँ पर कट रहा है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर कट रहा है, तो जहाँ काट रहा है वहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, जहाँ काट रहा है वहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे ये, और ये उल्टा बना है। कैसे बना है, उल्टा बना है। तो ये B है, इसको मान लीजिए A डैश और B डैश, A डैश और B डैश से क्या होगा, प्रतिबिंब हो गया। इसको इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये एक उत्तल लेंस है और
ये जो किरण है जहाँ से ये किरण झुक करके मुख्य फोकस होकर गुजर गया है उस पॉइंट को मान लेते हैं हम एम, और आप ओ को एम से मिला दीजिए, ओ को एम से मिला दीजिए। अब जितनी बात आप यहाँ जितना काम किए हैं इस सभी काम हमने रफ किया है, इसलिए थोड़ा रेखा टेढ़ा मेढ़ा भी है। आप अपने कॉपी पे बढ़िया से स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छा होगा। चलिए जितनी बातें हम लोग ने यहाँ किया है उस सही बात को अगर हम राइट डाउन कर दें तो अच्छा होगा। चलिए हम थोड़ा तेजी में चाहते हैं कि आप लोग हम तेजी में लिख देते हैं, आप भी तेजी में लिख लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आए और एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़े। उसके लिए मानते हैं कि माना कि हमने एक उत्तल लेंस लिया है, लिखेंगे माना, तो तेजी में लिखेगा, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल एक उत्तल लेंस है जिसका कर दीजिए, जिसके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत के कहाँ पर अनंत और किसके 2f के बीच, अनंत और 2f1 के बीच ए बी एक लंबवत बिंब रखा गया है, बिंब रखा गया है। बिंब कहिए या वस्तु कहिए दोनों बात एक ही है। जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। अब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा कैसे हैं, आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ आपको सर बहुत ही बड़े से बताए होंगे। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि हमको इसमें वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम अलग से वीडियो बना दें। जिसका वास्तविक उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, कहा कि ये सीधा है और देख रहे हैं कि यहाँ पे उलट गया है, यहाँ पे ए ऊपर है, यहाँ गया है नीचे। इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से देखिए यहाँ इतना बड़ा वस्तु है, यहाँ इतना बड़ा है, यानी जाहिर सी बात है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो F और 2F के बीच बना है। F तथा 2F के बीच बना है। और हमने क्या किया है, उसके बाद हमने O को M से मिला दिया है, तो O को M से मिलाया। इतनी बातें आपको लिख देना ताकि आपको समझ में आए और जो आपको कभी चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग करते हैं प्रमाण में इसको सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज लेनी है, दो त्रिभुज को एक साथ लेकर उनका कंपैरिजन करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ABO एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABO, और एक और त्रिभुज है यहाँ पे ABO। देखिए हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम के नियम से सिद्ध करेंगे, यानी सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आपको ऐसे चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि लिखावट भी लंबा ना हो और वीडियो भी लंबा ना हो, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा देंगे। और अभी यही कीजिएगा, आपका समय थोड़ा बचे इसलिए आप डायरेक्ट सर्वांगसम में कह करके उस भुजा को समानुपातिक कर दीजिएगा ताकि आपका समय थोड़ा बच जाएगा। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि कैसे सर्वांगसम है। देखिए इस त्रिभुज ABO में देखेंगे तो कोण B क्या है, समकोण है, क्योंकि एक रेखा सीधी है, यानी एक रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और एक रेखा क्षैतिज है। जहाँ पर भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और एक क्षैतिज रेखा होता है वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यानी कि लंब है ये AB। उस तरह से यहाँ फिर यहाँ A' B क्या है, लंब है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बराबर है। और आप बोलेंगे ABO बोलिए या फिर A'-B' बोलिए, ये जो कोण O है ये दोनों में आ रहा है, कोणों क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसका अर्थ है कि कोण O दोनों में तो कोण O दोनों में बराबर ही होगा। इसलिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण भी तीसरा कोण के बराबर होगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा ही। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता से कहा जाता है, समरूप हो जाता है। किसने में से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो आप जानते हैं उसकी भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी भी दो समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। इसलिए
दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप हो गया। हम डायरेक्ट समरूप कर दिए, अब बता दिए कैसे हुआ है। इसलिए अब क्या देंगे हम, इसकी भुजा समानुपाती को समानुपाती में समान अनुपात में बराबर अनुपात में, यानी इसका लंब बटा इसका लंब हो जाएगा, इसका आधार बटा इसका आधार, इसका कर्ण बटा इसका कर्ण हो जाएगा। चलिए हमें यहाँ पे कर्ण की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लंब और आधार को ही लेंगे। तो त्रिभुज ए बी ओ की लंब क्या है ए बी, और इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा क्या, इसका आधार है बी डैश ओ, इसका आधार क्या है बी डैश, सॉरी इसका आधार है बी ओ और इसका आधार है बी डैश ओ, यही है। इसका आधार क्या है बी ओ बटा इसका आधार क्या है बी डैश ओ, बी डैश ओ। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर चलेंगे आप त्रिभुज अब ये त्रिभुज आप देखिए, आप तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एम ओ एफ, त्रिभुज एम ओ एफ आप देख पा रहे हैं, इसमें हम आ रहे हैं त्रिभुज एम ओ एफ। देखिए हम इसको थोड़ा आपको टाइम कर लेते हैं। हम त्रिभुज इसमें आ रहा है त्रिभुज एम ओ एफ, आप इस पर ध्यान देंगे, और एक छोटा त्रिभुज वाला है, आप इस पर ध्यान देंगे। आप इन दो त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एम ओ एफ में देखेंगे कि एम ओ जो है ए बी के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है दोस्त, ये बराबर नहीं, हम बोल रहे हैं एम ओ जो है एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में देखिए थोड़ा सा, इन दो त्रिभुज के बीच में आप फिर कंपेरिजन कीजिए। त्रिभुज कौन कौन, तो त्रिभुज एम ओ एफ और कंपेरिजन कर रहे हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के साथ। देखिए इसमें भी वही सेम कंडीशन है, यहाँ भी ये कौन क्या है, यहाँ पे एक भुजा लंब है, एक भुजा लंब है कि नहीं, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक लंब है भुजा, एक लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा ही, और यहाँ भी 90 डिग्री है, और जब यहाँ 90 दोनों बराबर हो जाएगा, और यहाँ कोण एफ जो है दोनों में है, बोल रहे हैं एम ओ एफ बोले चाहे ए डैश बी डैश एफ बोले, तो एफ दोनों में ही है। इसलिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो फिर दोनों त्रिभुज आएंगे समरूप, इस नाम से दोनों भुजा कहा जाएगी समानुपाती। तो फिर इसका लंब बट्टे इसका लंब और इसका आधार बटा इसका आधार कर दीजिए, तो इसी नियम से चलिए ये भी कहा जाएगा, दोनों त्रिभुज कहा जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका लंब क्या है एम ओ बटा उसका लंब क्या है ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या है ओ डैश एफ चाहे सॉरी ओ एफ चाहे एफ ओ, कुछ कर लीजिए ओ एफ बटा इसका आधार क्या है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ। लेकिन आप देखेंगे कि एक बात हमारे कुछ में दिया तो नहीं है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिया है, आप अगर पढ़ेंगे ठीक से फिजिक्स तो हम जानते हैं कि अगर कोई रेखा प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, हम देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष यानी कि ये क्या है क्या है प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष के समानांतर इस वस्तु से एक किरण गया है कथी ए बी, यानी बी ओ का समानांतर किरण है ए एम, बी ओ के समानांतर ए एम है। इसका अर्थ है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, इसलिए यहाँ ए बी की दूरी जो है एम ओ की दूरी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों समानांतर रेखा के बीच की दूरी ही है, और दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है बराबर होती है। ये समानांतर रेखा हो कैसे गया है तो नियम है, और आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो पता होगा कि एक किरण जो है हमेशा वस्तु से हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ये नियम है। चलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि समानांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है, उसी नियम से ए भी बराबर होगा एम ओ को, होगा कि नहीं। चलिए लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या दोस्त, तो ए भी बराबर होगा एम ओ को, क्लियर है, ए बराबर होगा एम ओ को। अब देखिए ए भी जब एम ओ को बराबर होगा तो अब देखिए थोड़ा देख लीजिए, ए भी बराबर है एम ओ को, इसलिए जहाँ एम ओ है वहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, और जहाँ ए भी है वहाँ पर एम लिख सकते हैं। तो हमको एम ओ की आवश्यकता नहीं, इसलिए एम ओ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम एम ओ को हटाकर वहाँ पर ए भी लगा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं जहाँ एम ओ है वहाँ कर देंगे ए बी बटा जैसे वैसे उतार दीजिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश बराबर वाई एफ बटा बी डैश। यहाँ तक कोई परेशानी है आपको, और होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए समीकरण 2, अब थोड़ा सा देखेंगे समीकरण 2 और 1, समीकरण 1 और 2 को कंपेरिजन कीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 और 2 को कंपेरिजन करने से हमको पता लग रहा है कि समीकरण 1 का जो बायां वाला पक्ष है उस समीकरण 2 के बायां वाला पक्ष के बराबर है कि नहीं। समीकरण 1 का बायां वाला पक्ष समीकरण 2 के बायां वाला पक्ष के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 का दायां वाला पक्ष जो है समीकरण 2 के दायां वाला पक्ष के बराबर होगा, क्योंकि बायां बायां के बराबर तो दायां भी दायां के बराबर होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, इसलिए इसका दायां क्या है बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ। इसको मान लीजिए, इसको कुछ मतलब नहीं, थोड़ा सा आप देखिए। और आप लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ा है, हम बार बार बोल रहे हैं फिजिक्स जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे आपको सब बताएंगे कि सभी दूरियाँ जो है लेंस की सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र ओ से मापी जाती है और दर्पण की सभी दूरियाँ प्रधान अक्ष ध्रुव पी से मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र ओ से और दर्पण की सभी दूरियाँ ध्रुव पी से मापी जाती है। देखिए इसमें क्या सभी में प्रधान अक्ष प्रकाशीय केंद्र ओ है, हाँ बी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, लेकिन इसमें ओ नहीं है। हम जानते हैं कि लेंस की सभी दूरियाँ में क्या सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र ओ से मापा जाता है, लेकिन इसमें क्या बी डैश एफ में प्रकाशीय केंद्र ओ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम इसे नापने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे उसको नोट कर दीजिए, बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटा, अच्छा हमको क्या निकालना है बी डैश एफ। आप देखिए यहाँ पे बी डैश एफ कहाँ है, आप ध्यान देखिएगा कि बी डैश एफ यही ना, आप देखिए ये कहा बी डैश एफ अब कहाँ है, हमको यही निकालना है बी डैश एफ। अच्छा हमको जब बी डैश एफ निकालना है तो देखिए हमको तुलना कैसे करना है प्रकाशीय केंद्र ओ से। मान लेते हैं एक रेखा है बी ओ, ये पूरी बी डैश ओ पूरी है, तो हमको पूरा में से हमको इतना निकालना है ना, तो हम पूरा में से क्या करेंगे, इस पूरा में से इतना क्या करेंगे, हटा देंगे, यही बच जाएगा ना। समझा, देखिए यहाँ पे अब हम रख कर देते हैं आपके लिए। मान लेते हैं इस एक रेखा है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे आपका कहाँ है एफ है और यहाँ पे आपका ओ है। आपको बी डैश एफ यानी कि ई वाला दूरी आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको बी डैश एफ निकालना है। बी डैश एफ निकालने के लिए आप पूरा बी ओ में से क्या घटा लेंगे, बी ओ में से घटा लीजिए क्या ओ एफ यानी पूरा बी डैश ओ में से ओ एफ को हटा देंगे तो ना बच जाएगा। पूरा में से इतना हटा दीजिए ना बचेगा, वही तो क्या है पूरा में से इतना को घटा दिए हैं, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं। और इसमें देखेंगे कि सभी दूरियाँ ओ से मापा गया, याद रखिए कि सभी दूरियाँ क्या प्रकाशीय केंद्र ओ से मापना चाहिए, तो इसका मतलब लिख देंगे हम क्या बी डैश ओ माइनस ओ एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब एक बात तो आप लोग और भी जानते होंगे, वो क्या, तो बात यही है कि हम जानते हैं कि दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी, दर्पण या लेंस की चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है, दर्पण या लेंस की चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार इस एक कौन सा है, ये प्रकाशीय केंद्र वो है, चाहे दर्पण में ध्रुव पी हो गया, दर्पण का ध्रुव पी के बाएं तरफ जितनी भी दूरियां होगी, बाएं तरफ जितनी भी दूरियां होगी वो पूरी माइनस में, दाएं तरफ जितनी भी दूरियां होगी पूरी प्लस में। इसके इस प्रधान अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबवत दूरियां होगी, लंबवत उससे प्लस में, इस प्रधान अक्ष के नीचे जितनी भी लंबवत दूरियां होगी सभी का भी होगा माइनस में होगा। इसी के अनुसार हम चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बी ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है और ओ एफ क्या है। हम देखेंगे कि बी ओ क्या है, तब बी ओ जो है बीम दूरी है यानी वस्तु दूरी, प्रकाशीय केंद्र ओ से बी कितनी दूरी पर है, जब जितना दूरी पर है वो क्या हो जाएगा बीम दूरी, तब बी ओ क्या हो जाएगा यानी बीम दूरी हो जाएगा आपका बीम दूरी बी ओ है, और बीम दूरी इसका क्या प्रकाशीय केंद्र ओ का बाएं तरफ है इसलिए हो जाएगा माइनस में, और बीम दूरी का संकेत क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यू होता है क्या यू। और बी डैश ओ ये क्या है प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है, तब प्रतिबिंब कौन है तो बी डैश ओ। अच्छा बी डैश ओ क्या है प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश है, अब बी डैश ओ क्या है प्रतिबिंब दूरी है, कहाँ दूरी मापते हैं प्रकाशीय केंद्र ओ से, प्रकाशीय केंद्र ओ से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है बी डैश ओ है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी कितना है आपकी, प्रतिबिंब दूरी क्या है बी डैश ओ, और प्रतिबिंब दूरी का संकेत क्या होता है भी, और ये कौन सी में होगा प्लस में, क्यों क्योंकि दर्पण के इस प्रकाशीय केंद्र ओ के दाएं तरफ जितनी भी दूरी नापेंगे वो कौन सी में होगा प्लस में होगा। अब आइए यहाँ पे आपको ओ एफ क्या है,
ये आपका फोकस दूरी। ओ एफ क्या है आपका? ओ एफ, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये आपका फोकस दूरी, जिसको हम लोग छोटा एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपका फोकस दूरी का आपका फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी वो एफ। अभी क्या है? दाएं तरफ इसलिए हो जाएगा ये प्लस में छोटा एफ। ये जो 3 को मान आया है, आप इसी 3 मानों को रख दीजिए समीकरण 3 में। रहेंगे इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक बा। चलिए अब आइए, ये मानों को समीकरण 3 में रखना है। तो जहाँ बी ओ है वहाँ का है यू है, बी ओ का मान यू है, जहाँ बी ओ है तो लिखेंगे यू बटे बी डैश ओ है, बी डैश ओ का मान क्या है? भी, सॉरी माइनस यू है और यहाँ भी बराबर ओ एफ का मान कितना है? ओ एफ क्या है? छोटा एफ बटा बी डैश ओ कितना है? भी, माइनस यहाँ पर था माइनस ओ एफ कितना है? ओ एफ क्या प्रति फोकस दूरी एफ। कोई दिक्कत? अब बस यहाँ कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हमको बोर्ड को साफ करना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि कोने का नहीं गुना करेंगे। उसमें क्या होता है? कोने का गुना में देखिए, गुना कर लीजिए भी से एफ में, तो हो जाएगा भी एफ बराबर माइनस यू से दोनों में गुना करना है, तो माइनस का यू इंटू भी माइनस का एफ। सही है, आगे बढ़िए। या भी एफ बराबर माइनस, पहले चीज गुना करते हैं, माइनस गुने यहाँ प्लस है तो माइनस, यू से गुना करेंगे भी में तो यू भी माइनस गुने क्या है? माइनस बराबर प्लस, इस गुना करेंगे एफ में तो यू एफ। अब देखेंगे यहाँ पे यू बी एफ, यू बी और यू एफ। यहाँ पे हम इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो सब में शामिल है उसको कॉमन लेंगे। यानी कि हम सीधे से करना चाहते हैं कि इनमें जो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि वह पद जो सब में शामिल हो उससे भी कॉमन लेते हैं, और वह पद जो सब में शामिल ना हो उससे भी हम ले लेते हैं एलसीएम में। देखिए तो एलसीएम का है, यहाँ पे बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन बी सब में नहीं है तो बी हो जाएगा वो। यहाँ पे एफ है, यहाँ पर भी एफ है, लेकिन इसमें एफ नहीं है तो एफ भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं है तो वो यू भी हो जाएगा, और एफ तो था ही। तो यू भी एफ, यानी कि इसके एलसीएम से इन सबों में भाग देना होगा, यानी कि यू भी एफ से सबों में भाग देने पर, तो भी एफ बटा यू, सॉरी हाँ यू भी एफ बराबर माइनस यू भी बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ। देखेंगे यहाँ क्या है? भी एफ है, तो भी एफ से भी एफ कट गया, बच गया यू। यहाँ है यू भी, तो यू भी से भी कट गया, बच गया एफ। यू एफ है, यू एफ से यू एफ कट गया, बच गया भी। तो क्या बच गया मेरा? यह हो गया मेरा, यहाँ बच गया 1, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बच गया, बटे में बचेगा भी एफ से भी कट गया, बचा है यू, तो यू बराबर माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तो एक लिख देंगे बटा एफ बचा है तो एफ, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, बराबर नहीं होगा भाई, यहाँ प्लस ना है प्लस होगा, प्लस यहाँ पे यू भी है, यू भी पूरा कट गया है, बच गया है भी। क्या गया? 1/u माइनस 1/f प्लस 1/v। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है 1/v। देखिए 1/v तो वही है, इधर 1/v है ना, तो इसको वहीं पर जहाँ है उसको वहीं रख दीजिए, यानी कि उसको जहाँ है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो देखिए 1/v है, बराबर का दाहिने में दाहिने तरफ प्लस में 1/f है, बाएँ आएगा तो माइनस में, सॉरी इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 1/f बराबर 1/v है तो 1/v नहीं दिखा दे रहा है, बिठा देते यहाँ पे, ये बगल देखिए, मुझे नहीं दिखा दे रहा था वहाँ देख लीजिए। यहाँ पे माइनस में है 1/f, दाएं तरफ बाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/f बराबर, देखिए इधर 1/v है,
बराबर का दाहिने 1/v है, उसको रख दीजिए 1/v। बराबर के बाएं तरफ प्लस में है 1/u, उधर जाएगा तो माइनस में 1/u। देख लीजिए दोनों बात वही है, इतना बराबर इतना करें चाहे इतना बराबर इतना करें, ये बराबर ये चाहे ये बराबर ये, दोनों बात बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और ये हमें प्रूफ करना था, आ गया यदि जहाँ पे प्रूफ्ड। ये मेरा फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।